बच्चे में तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सुना तो बच्चे में पढ़ो पढ़ तो रहे हैं लंबी छुट्टी ले रहा हूँ और क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं तो आप बताऊँ ना। बाकी सारा आते हैं, फिर सब दोस्त कौन आता है? अवनीश, वो रजनीश, उससे सारे दोस्त मोनू मोनू आगो हम लोग सोच में। चलो लास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं एटम, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल पूरी सबने पढ़ लिया। ठीक है। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल में देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अगर हम लोग बात करें बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, तो बीच में एक होता है मेरा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के इसका चार्ज क्या होगा जेड, और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा बी वेलोसिटी से। इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, त्रिज्या होगी। त्रिज्या क्या मान ली मैंने, आर, आर त्रिज्या। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है एफसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज है जेड, एक चार्ज है ई अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा जो फोर्स होगा वो हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक स्क्वायर गायब हो जाएगा, आर से स्क्वायर गायब होगा तो यहाँ बचा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एम बी स्क्वायर, और साथ में क्या बचा एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से r का मान निकालूं, मान लो मैं r का मान निकालना चाहता हूँ या मैं b का मान निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से जो b स्क्वायर का मान आएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और साथ में नीचे क्या हो जाएगा m। ये b स्क्वायर का फार्मूला आ गया। या फिर मैं यहाँ से r का मान निकालता तो r बराबर आ जाता जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी। अब देखना, ये तो मैंने सिंपल माना है। एक चीज मैंने और पढ़ी थी, जो मैंने कहा था एन बी आर इसके बराबर होगा, तुम बोले एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई। अगर मैं बी का मान, बी का छोड़ आर का मान यहाँ रख दूं, किसका मान रख दूं
आर का मान, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आर का मान रखूँ तो एम ऐसे ही बी ऐसे ही, आर का मान है जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर और साथ में एन एच अपॉन 2। अब इससे क्या कट रहा है, एक एम से एन, एक बी से स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से बी का मान निकाल लूँ तो देखो पाई से पाई गया, 2 दूनी 4, तो इसका मान जो बी का मान आया वो आया जेड ई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, बटेगा आधा जेड इसका। हाँ सही है, सही है। बी का मान हाँ बी का सामने अपॉन एन एच एप्सिलॉन एन एच 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ढंग से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ बी बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट साथ में जेड अपॉन, ठीक है। जेड क्या है, जेड इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। और एन क्या है, कौन से ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिट में है, तो उसके लिए ये। अब अगर मैं सारी वैल्यूज रखना चाहूँ, जैसे ई का मान सबको पता है, ठीक है। अगर चलो मैं ये सर ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2.2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसकी जगह रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ 2.2 गुणा 10 की घात 6 और साथ में जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड। तो किसी ऑर्बिट के अंदर, किसी ऑर्बिट में, ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो फार्मूला होता है 2.2 into 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जैसे तुम्हें हाइड्रोजन एटम दे दिया जाए तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का मान क्या हो जाएगा, 1, जेड का मान क्या हो जाएगा 1, और एन का मान तुम्हें दे रखा होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिट में है, वो सारी इस वैल्यू इसमें दे रखी है। ये उतार लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो तुम्हें ये सब चीजें याद है, खाली तुम्हें ये याद रखना है कि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो 2.2 गुणा 10 की घात 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड, बस ठीक। बस खाली यही याद करना है, बी बराबर
2.2 गुणा 10 की घात 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब देखो, अब मैं अगले बढ़ता हूं इसमें। ये तो मेरी किसकी फार्मूला आया, वेलोसिटी का, ठीक है। अब देखो r बराबर मेरा ये लिखा हुआ है, अगर इसमें मैं b का स्क्वायर कर दूं, b मेरा ये है, इस b का क्या कर दूं स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगी r का। देखो r बराबर जेड ई स्क्वायर ऐसे ही अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका स्क्वायर करो, यही तो b है, b का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ पर क्या है ई स्क्वायर है ना, अगर सर बी की वैल्यू तो ई की, अच्छा बी स्क्वायर मान लेंगे। देखो ऐसा है, ये बी स्क्वायर कहाँ पर है, नीचे है, तो अगर तुम इसका बी का स्क्वायर करोगे तो ई की पावर क्या है 4, ई की पावर क्या है 4, जेड का क्या है स्क्वायर अपॉन 2 का हो जाएगा 4, ये हो गया एच स्क्वायर, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये हो गया, कर दिया इसका स्क्वायरिंग। अब देखो चौथा पहले, अगर तुम कैंसिल आउट करवाओ, इसको ले जाओ ऊपर, ये चौथी टर्म कहाँ जाएगी, वो सॉरी थर्ड टर्म कहाँ जाएगी ऊपर, तो जेड ई स्क्वायर 4h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन ई की पावर 4 जेड, यही तो आ गया। अब तुम देखो किससे क्या कट रहा है, एक जेड से स्क्वायर गया, एक ई स्क्वायर से ये कटा तो 2 आया, 2 बचा, अच्छा और कुछ कट रहा है, 4 से एप्सिलॉन कट गया, 4 कट रहा है, एप्सिलॉन कट गया, एप्सिलॉन से ये गया, बस और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो जो मेरा r का मान आया एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, नीचे पाई एम ई स्क्वायर जेड, बस ये बचा। अब देखो अगर मैं यहां पर देखो, मेरे पास में h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट पता है सबको, एप्सिलॉन नॉट पता है, ठीक है 8.85 6.6 10 की घात -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 × 10 की घात माइनस, ई का मान सबको पता है, तो ये सब क्या है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू आती है 0.53, साथ में एन स्क्वायर अपॉन जेड क्या आएगी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आर बराबर क्या है 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और साथ में क्या है एंगस्ट्रॉम। कल इतवार है, परसों तुम्हारी बायोलॉजी क्लास है, केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स तो नहीं, तो सही, मैं थोड़ा गैप ले लिया है, तो पक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते। रेस्ट मांग वैसे नहीं, एक्चुअली ऐसा है, तुम लोग ये चीज, अभी तुम लोगों की एज कम है ना, तुम लोग ये चीज समझ नहीं पाओगे, जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता है,
कुछ लोग मुझसे कहते हैं तुम आईआईटी से पास आउट होके इस शहर में क्या कर रहे हो, और कभी मुझे भी लगता है यार मैं इस शहर में क्या कर रहा हूँ। सुकून है यार। कभी खत्म शहर है ये, अच्छा शहर है। विश्वास मानोगे, एजुकेशन के नाम पे कतई खत्म। जीरो बड़े सन्नाटा इस शहर के अंदर। क्योंकि मैं तुमको इस बात से अनुमान बता रहा हूँ, तुम मेरी एक बात जरा समझो, ये करे समझे, तुम कौन से विद्वान हो, दूसरे का नहीं। तुम इस बात से समझो कि 2012 का पास आउट में 2012 बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। उस समय मेरी जहां पर मैं एक छोटे से शहर से पढ़ा हूँ, कतई पीलीभीत से तो कोई एक कोना है, उस शहर में 2012 में जब मेरी इंटर में 86.8% आई थी, तो मेरा कहीं नाम नहीं था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं कोई नाम ही निशान नहीं था पढ़ने को लेकर, सही है। और इस शहर में आज भी इतनी नहीं आ पाती यूपी बोर्ड में, और मैं कहा जैसे वहां पर जब मैं देखता था, जैसे मैंने तुम बताया मैं टेस्ट करता था, तो हमारे टाइम पे 35 नंबर का पेपर होता था फिजिक्स का। 35 नंबर का मतलब ये है कि 11वीं में 2 पेपर होते थे, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 35 नंबर का यानी कि उसमें पूरा 11वां आएगा, सेकंड पेपर 35 नंबर का वो भी पूरा 12वां आएगा, ठीक है। और 30 नंबर प्रैक्टिकल होते थे, ऐसा हो गया। तो किसी बच्चे के अगर 34 नंबर आ जाते थे ना, तो वो ऐसे अफसोस मनाता था कि जैसे पता नहीं इसने क्या खो दिया है पेपर में, एक नंबर को दिया। ठीक है। जब टीचर सब लोग टेस्ट वूस्ट लेते थे तो फिर दूसरी बात, हमारे जो सर थे फिजिक्स के सर और भी जो टीचर्स थे, वो जेई को पढ़ाते थे और नीट को पढ़ाते थे। तो उस समय नीट नहीं हुआ करता था, उसका नाम AIPMT था। तो वो रात में बैच लगाते थे 8 बजे, और रात के 8 बजे बच्चे ठंड में भी रात में पढ़ने आते थे, सब पूरा बैच भरा रहता था। और जो लड़कियां थी वो अपने पेरेंट्स को लेके आती थी या भैया को लेके आती थी, उनके भैया बाहर इंतजार करते, दोनों क्लास खत्म हो जाते तो जाते थे पढ़ने। तो वहाँ पर मुझे लगा पढ़ाई का उस समय वहाँ क्रेज था, हालांकि आज भी क्रेज है वहाँ उस जगह, आज भी पढ़ाई का क्रेज है, लेकिन पीलीभीत में मेरे समझे में यार का चलता रहो मेरे जैसे ये हालत है, ये है सकून है। कौन कह रहे हैं? इसको सकून बोलोगे, मतलब जो काम कर रहे हो उसको तो तुम ढंग से करो तो पढ़ाई में ये हालत है, ठीक है। अब देखो पीलीभीत की एक तहसील है बीसलपुर, पीलीभीत की है ना, वो बहुत आगे है पीलीभीत से, पूरी पीलीभीत से बहुत आगे है। वो वहाँ पर पता है थोड़ा कंपटीशन का माहौल है, वहाँ थोड़ा क्रेज है बच्चों को लेकर पढ़ाई के लिए, वहाँ पर सब बच्चों में क्रेज है, ठीक है। वो एक दूसरे से बच्चा कंपटीशन कर रहा है, ठीक। यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब नहीं है, ठीक। ऊपर से हमारी एजुकेशन पॉलिसी है जो रट्टिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा गौर करती है, रट लो रट लो रट लो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, है ना। जैसे 12th होता है, अगर 12th में डेरिवेशन है, 20-25 डेरिवेशन है पूरे 12वीं में, पूरे 12वीं में, और पूरी साल तुम कोचिंग जय बात की पढ़ते हो, कैसे 20-25 डेरिवेशन होता है पूरी साल। अब तुम भी होता है हो जाता जा हालत है। तो वो 20-25 डेरिवेशन होते हैं बस खाली, और उधर रट्टा उट्टा मान लिया, ये चीज चले। तो मैं ये कह रहा था, जब हम लोगों को रात में सभी 8 बजे बुलाते थे पढ़ाने के लिए, तो बच्चे सब लोग आते थे सब, तो हमारे जो सर जी थे वो बेचारे पढ़ाते थे, उनका तो एक हौसला था कि बच्चों को जेई के लिए या नीट के लिए पढ़ाना, ठीक है। लेकिन उनकी इतनी अच्छी फिजिक्स थी नहीं, जैसे जो फिजिक्स वाले सर जी पढ़ाते थे। इतनी अच्छी का मतलब क्या है, इतनी अच्छी का मतलब बोर्ड लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छे थे बोर्ड पे। लेकिन जब हम लोग जेई के क्वेश्चन लेके जाते थे ना, तो उनसे लगभग कुछ हो जाते थे और लगभग नहीं होते थे, तो बेचारे दूसरे दिन बताते मेहनत कर करके पढ़ाए के, तो वो बंदा पढ़ाता था। ये चीज़ है, और बच्चे भी सब पढ़ते थे। और यही हमारे साथ हुआ, हमारे साथ में जितने बच्चे थे जो तैयारी करते थे, अच्छे बच्चे थे, सब एक से एक VIP कॉलेज में सब पहुँचे। मैंने कहा मेरे कॉलेज से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी 60% 62% मुश्किल से आई, और सब डॉक्टर बने बैठे हैं MBBS, और सब ने MBBS MD कर लो एक खान से जुट्टे। लेकिन लगे है बालक, ये नहीं कि तैयारी करने के नाम पे खाली घर वालों को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। धोखा नहीं दिया लोगों ने, पढ़े जिन जिन ने पढ़े
और जो जो नहीं पढ़े वो आज भी जनसेवा केंद्र खोलते बैठे हैं। ठीक है, जय है जिंदगी। दूसरा, मैं एक जगह गया पीलीभीत के एक हॉस्पिटल में, वहाँ वो मेरे बहुत जानने वाले एक बंदे थे, तो मैं उनके यहाँ पर गया, मैं उनसे मिलने गया था। तो मैंने देखा उस बंदे को सब आता है, पूरी डॉक्टरी आती है, पूरी डॉक्टरी आती है, मतलब उसे जितने भी डॉक्टर को जितना आता है, एमबीबीएस डॉक्टर को उतना उसे बैठता है उस हॉस्पिटल में सब आता है। मैंने कही मैंने सर सैलरी कितनी है आपकी, पूछी मैंने, ठीक है, साथ के ही थे, वैसे मैं सैलरी पूछता नहीं, तो बोले सिर्फ 12,000। समझ गया, डिग्री नहीं इसकी। और कितनी साल से काम कर रहे हैं, कम से कम 20 साल, समझे। तो मैंने कहा इतने कम पे कैसे, बोले हम जाएंगे अभी 5,000 पर दूसरा आ जाएगा। अंतर क्या है, अंतर वजह से उनके पास डिग्री नहीं, बस छुट्टी। तो तुम हमारे साथ का कोई अगर किसी डॉक्टर के पास बैठ रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं, ध्यान रखो। डॉक्टर के पास बैठो तब जब तुम्हारे पास डिग्री हो, तो तुम्हारा भी सम्मान करेगा, नहीं तो तुम कितना भी कुछ कर लियो, तुम्हारा ना तो पैसे बढ़ने वाले हैं, और एक छापा है, तुम तो इलीगल डॉक्टर हो ना, गवर्नमेंट निकल में, समझे, और जेल में और डाल देगी, पकड़ गए। सही है, तो पहले पढ़ाई करो, डिग्री लो, डिग्री नहीं है कोई फायदा नहीं डॉक्टर होने का, मत बनो डॉक्टर। तो अब मैं कुछ लोग देखता हूँ जो डॉक्टरों के पास में बैठते हैं, तो मैं उनसे बच्चों से यही बोलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई पढ़ ले, कोई तो डिग्री ले ले, इतनी डिग्री है ना, और क्या, कोई डिग्री ले लो, इतनी डिग्री है, डॉक्टर बन जाओ। और अगर मान लो तुम नहीं बन पा रहे हो, नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आज के ज़माने में 10 लाख रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। 10 लाख रुपये आज के टाइम में तो कोई बड़ी बात नहीं, जो मुझे लगता है, ठीक है। कितना ही गरीब से गरीब आदमी 10 लाख तो घट्टो करेंगे वो, समझे। चुपचाप उठा के प्राइवेट कॉलेज से BMS कर लो, बस छुट्टी। तुम प्राइवेट कॉलेज से BMS कर लो, किसी हॉस्पिटल में जाओगे, स्टार्टिंग के तुम्हें कम से कम 25-30 हज़ार रुपये देगा, और जहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ नहीं, 50,000 हुए नहीं, और फिर 2-3 साल बाद तुम्हारे को डॉक्टर मरीज सब तुम्हारे अपने हो गए, तुम अपने घर में बैठे निकले। ये चीजें हैं, ऊपर से डॉक्टर भी डॉक्टर कहलाओ, अरे डॉक्टर तो कहलाओगे, ये है। और भारत देश के अंदर, पहले ही बोला, भारत देश के अंदर डॉक्टरी एक ऐसे पेशा है, सिर्फ डॉक्टरी एक ऐसी वो है, ऐसा कह रहा हूँ, डिग्री है जिसको तुरंत बाद जॉब है, बाकी कोई डिग्री ना है। तुम चाहे IIT से पढ़ ली हो, चाहे IIM से पढ़ ली हो, इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो IIT, IIM, MD और AIMS, ठीक है, इन्हीं में गिनती आती है। तुम किसने पढ़ लिया, तुम्हारी जॉब कंफर्म नहीं, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, डॉक्टरी में कंफर्म, ऊपर अपने घर के घर में रहोगे, किसी के ताने सुनने ना पड़ेंगे, है ना। नहीं तो अगर तुम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाओगे काम करने के लिए, तो किसी न किसी के नीचे रहोगे, और उसके ताने सुनने पड़ेंगे तुम्हें, वो जो बोलेगा वो काम करोगे। लेकिन तुम्हारी जवाब समझ में भेजा ना है घुसे, ये मैं पता है, हाँ मैया ने कितों भोंक लें, मेरी बात समझ रहे हो, हम इन कितों भोंक लें, कितों तुम्हारे भेजा में ना है, फंसाई बात हमें पता, ये बात भी मैं जानता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कितों समझा दूँ, तुम्हारे दिमाग में कतई कुछ ना पड़ता है, और अभी पड़ेगो तो अभी 10 मिनट बाद तुरंत गायब हो जाएगा। सही है, कम से कम हनुमान जी को एक बार बताया था तो उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान तो हो गया था, तुम्हें तो कितनी बार समझा लो, तुम कुंभकर्ण को तुरंत जगाओगे, हाँ का हीरो, खा पी के फिर सो जाओगे, फिर भूल गए का हीरो। ये चीज है, चलो पढ़ते हैं। सर जो रेडियस का फार्मूला हो गया वो हो गया 0.53 n²। तो तुम्हारे लिए जो याद करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है, तुम्हारे लिए याद करना है, एक तो सर ये वेलोसिटी का फार्मूला 2.2 गुणा 10⁻6 Z/मीटर पर, एक तुम्हें R का फार्मूला,
आर क्या है? बस अब देखो, अगर मैं सोचो, अगर मेरे पास में जो सर इलेक्ट्रॉन था वो इसी में तो घूम रहा था, इसी में घूम रहा था, तो इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा होगा, एक चक्कर लगा रहा होगा तो उसका टाइम पीरियड होगा। तो मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा? t इक्वल टू कितनी दूरी चला? तो 2 पाई अपॉन किससे? वेलोसिटी से, अपॉन, ठीक है। अब तुम चाहो तो देखो, 2 पाई तो कांस्टेंट है, चाहे गायब कर दो, कांस्टेंट है तो क्या कर दो, चाहे गायब, या चाहे रहने दो लोग, 2 पाई ऐसे ही। आर का मान कितना है? 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड। वेलोसिटी कितनी है सर? 2.2 गुणा 10 की घात 6 जेड अपॉन, सही है। अब देखो ये सब कांस्टेंट है, इस सब को चाहे खत्म कर दो, कांस्टेंट को खत्म कर दो, n कहां जाएगा? ऊपर, तो n की घात 3 अपॉन जेड स्क्वायर। किसका फार्मूला है? टाइम पीरियड। किसका है? टाइम पीरियड का। अगर तुमसे टाइम पीरियड तो हो गया, चलो सभी टाइम पीरियड का फार्मूला ये हो गया। अगर तुमसे एंगुलर ओमेगा पूछ लिया जाए तो ओमेगा बराबर क्या होता है सर? 2 पाई बाई, तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखो 2 पाई ऐसे, t की जगह क्या रखूंगा फिर मैं? n की घात 3 अपॉन जेड स्क्वायर, क्या जाएगा? ऊपर, तो यहां हो गया जेड स्क्वायर अपॉन n की घात 3, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल कर दो चाहे, तो ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? जेड स्क्वायर अपॉन n की घात 3। टाइम पीरियड n की घात 3 अपॉन जेड स्क्वायर, सही है। और वेलोसिटी का फार्मूला 2.2 गुणा 10 की घात 6, फिर जेड अपॉन n, n अपॉन जेड, जेड अपॉन n, और रेडियस में क्या होता है? n स्क्वायर अपॉन जेड। उतारिए, क्वेश्चन करना। अच्छा एक बात इसमें और समझना, ये उतारिए पहले। आर बराबर होता है n स्क्वायर अपॉन जेड और b बराबर होता है जेड अपॉन n, ठीक है। b बराबर होता है जेड अपॉन। अब इसमें एक बात जरा समझो, खत्म करवाऊं इसको, कर दो खत्म। अब देखना, एक बार जरा देखो सर, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं? ग्राफ बनाया है। अच्छा बताओ r बराबर क्या था सर? n स्क्वायर अपॉन जेड, या फिर 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। एक तरफ मेरा r है और एक तरफ मेरा, अब r और z एक दूसरे के कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सही है?
इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि तुम्हें पता है ना, अगर इनवर्सली होता है तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है, डायरेक्टली हो तो स्ट्रेट लाइन। ऐसे ग्राफ बन जाए। चलिए क्वेश्चन लिखना, लिखना, कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट, कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन in fourth orbit, in fourth orbit of He plus, एक मेरे पास में He प्लस है, उसके चारों ओर कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कौन से ऑर्बिट में, बोलो, फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में। तो क्या बताओ, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला बोलो, 2.2 गुणा फिर क्या होगा, जेड अपॉन, ठीक है। अब सर जी He प्लस का, इसका जेड का मान कितना होगा, एक होगा, दो कैसे होगा, परमाणु क्रमांक दो, वो तो इलेक्ट्रॉन का होगा सर, दो होगा, दो क्या होगा, दो, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्या, एक होगा इलेक्ट्रॉन, समझ में आएगा, ठीक, क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं, 2He4, ठीक है। तो कितने प्रोटॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, दो, लेकिन अगर प्लस का भी आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे, दो ही, ठीक है। जेड उसी की संख्या, तो 2.2 गुणा 10 की घात 6, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, आंसर आ गया 1.1 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। बताइए आगे क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ, find the ratio of, find the ratio of product of velocity, find the ratio of product of velocity and time period, and time period of electron orbiting 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 in second and third stable
stable orbit for an hydrogen atom. For an hydrogen atom. For an hydrogen atom. For an hydrogen atom. अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा गया सर इलेक्ट्रॉन है, उसका टाइम पीरियड और वेलोसिटी का रेशियो बताना है। पहले कहाँ मूव कर रहा है वो? सेकंड में, फिर पहले सेकंड में और फिर थर्ड में। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो क्या है? हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर। अब बताओ टाइम पीरियड किसके फॉर्मूला होता है? टाइम पीरियड का क्या होता है? एन की घात 3 जेड की घात 2 एन की घात 3 अपॉन जेड स्क्वायर। लेकिन जेड की वैल्यू क्या है? 1। जेड की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, जेड की वैल्यू 1 है। वेलोसिटी का फार्मूला बोलो। 2.2 गुणा 10 की घात 6 फिर जेड अपॉन एन। तो यहाँ जेड की वैल्यू तो 1 है और यहाँ एन क्या है? n2। एन क्या है? ऐसे यहाँ देखो, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो n3 यहाँ पर भी तो 1 ही लगेगा, हाइड्रोजन है। यहाँ 1 अपॉन सर देखो अगर मैं ये तो बनो ये काटूंगा तो ऊपर क्या बचेगा? n2 स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा? n3 स्क्वायर। n क्या है? ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट था ये? दूसरा। n2 की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आया? 4/9 आंसर हो गया। बस आंसर हो गया। देखो खुद लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? टाइम पीरियड और वेलोसिटी। टाइम पीरियड और वेलोसिटी के प्रोडक्ट का रेशियो बताना है। टाइम पीरियड और वेलोसिटी के प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब गुणा का, क्या बताना था? रेशियो। 3 लेते हैं तभी तो। ठीक है। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखो। लिखना, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन बोहर मॉडल ऑफ, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, in Bohr model of hydrogen atom, the electron age rotate, the electron age rotate in a circular orbit of radius, in a circular orbit of radius, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 गुणा 10 की घात -11 ऑर्बिटल रेडियस 5 गुणा 10 की घात -11 मीटर।
5 गुणा 10 की घात माइनस 12 11 एट ए स्पीड ऑफ 2.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड मीटर पर कैलकुलेट द करंट associated associated with electron motion अब देखो कितने लोग बताओ क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी रेडियस के अंदर, तो बताओ उस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट कितना फ्लो होगा। नहीं हुआ? देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है कोई सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर जी करंट पूछा है, आई बराबर क्या होता है Q अपॉन क्यू जगह ई लेंगे ना सर, Q की जगह एक ही लिया जाएगा क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो यहां से लेके यहां तक आने में कितनी दूरी चली अपॉन 4 क्या है वी, तो I बराबर V ऊपर जाएगा तो EV अपॉन 2 पाई। बस अब देखो E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस B का मान 2.2 गुणा 10 की घात अपॉन 2 पाई का मान 3.14 और R का मान 5 गुणा 10 की घात माइनस 11। सही है। अब देखो काटो, 16 एकम 16 दूनी, सही है, 2 से काटा क्या आया 1.1, 5 दूनी 10, इसमें कम हो गया। ऊपर देखो 1.1, 19 में से 6 गए माइनस 13, यहाँ 1 कम हुआ माइनस का 10, माइनस का 10 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 10। आंसर आया 1.1 गुणा 10 की घात माइनस 3। बेटा माइनस 3 का मीटर मतलब क्या होता है मिली, तो आंसर आया 1.1 मिली एम्पियर। ठीक है। अब देखो ये गुणा कैसे करिए, मैंने 1.6 था ना, 1.57 कहाँ गया, कहाँ 1.57 जब वो उसको काटा 3.14 पर। बेटा 1.6 है, 1.6 से इसे काटोगे 16 दूनी पूरा कट के 2 आ गया। 31 आ रहा, अरे कट गया नहीं कट गया, अप्रॉक्सीमेट 1.6 को जब इससे काटोगे तो 2 आ गया। 16 दूनी 32 होता है, यहाँ 2 की तो कमी है ना, तो यहाँ 2 कर दिया, 2 से इसे काटा 1.1, यानी जो 5 दूनी 10, 10 का मतलब है 1 घात कम हो जाएगी। अरे 10 गुणा 10 1 कम तो 10 की घात माइनस 10 बचा। यहाँ क्या बचा ऊपर 1.1, इनमें से ये गए माइनस 13, अरे 19 में से 6 गए माइनस, ऊपर ले आए आंसर आ गया। अच्छा 3.4 को 3.2 मान लिया अप्रॉक्सीमेट। ऐसा हो
खत्म करें? खत्म करें? अब देखो बेटा, अगला हेडिंग पड़ेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit. Energy of electron in nth orbit. ठीक है? nth orbit में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चारों ओर घूम रहा है। सर जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। टोटल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, रिलेशन बताइए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है चारों माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन दो, तो ये माइनस में पोटेंशियल की माइनस अपॉन दो, काइनेटिक एनर्जी प्लस में करोगे इसको। और रिलेशन बता तीनों का मुझे। के ई इक्वल पी ई अपॉन दो माइनस में इक्वल माइनस टी ई माइनस टोटल एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब देखो सभी, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, किसके चारों ओर घूम रहा है? किसी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमेगा? न्यूक्लियस के। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है, कुछ रेडियस होगी, घूम रहा है तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, टाइम भी हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv। अब 1/2 m ऐसे ही b का फार्मूला क्या था बोलो? 2.2 ई स्क्वायर वाला बताओ, ई स्क्वायर वाला जो सब वैल्यू के आए थे। ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन मिल गया। ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन ऐसे ही लगने से पहले। ठीक है, ऐसे पहले। तो देखो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 2h एप्सिलॉन नॉट जेड अपॉन एन, ऊपर ये z अपॉन एन ये था। और इसका क्या करना है सर? स्क्वायर स्क्वायर करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n। ये क्या आई? काइनेटिक। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, क्या देखूं? अगर इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ है, ये दूरी है, ये दूरी है, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज कितना है बच्चों? जेडी। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी में आर और फोर्स में आर स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। देखो जेड ई स्क्वायर ऐसे ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऐसे ही। आर का मान लिखो, आर का मान बोलो क्या होगा? यहाँ पर आर का मान होगा सर m ई स्क्वायर, m ई स्क्वायर। अरे रुको रुको रुको, नहीं सर ये डाई कर दें? नहीं, आर का मान होगा बेटा, आर का मान जो होगा वो होगा 2 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन n e स्क्वायर इनटू z। देखो, अरे ये तो r का मान है,
नहीं है यार, कमान ये है बेटा, देखो ये 2 नहीं है, हाँ 2 नहीं है, 2 नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। 2 नहीं होगा यार, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पर बेटा, ठीक है। ये है मेरा किसका मान सर, आर का मान। जब सर मैं इसको कहाँ ले जाऊं भैया, ये ऊपर जाएगा, इसकी गुणा जब इसके साथ होगी तो ये पूरा आ जाएगा माइनस m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू। सर इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे? देख के ही है इसकी 2 के ई इक्वल माइनस हाँ, पी, वैसे कर सकते, तो पी वही तो रिलेशन उसे मल्टीप्लाई कर दी, रिलेशन भी तो वही आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा किसका मान आया सर जी, पोटेंशियल। देखो सर ये दोनों पूरे सेम है, यस सही है, पूरे सेम है, सिर्फ अंतर इतना है यहाँ 8 है और यहाँ 4, यानी कि यहाँ 8 से भाग हुआ है, यहाँ 4 से भाग हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, दुगना। ये क्या है, अरे तभी तो देखो नीचे 4 से भाग है, यहाँ पर दुगने से भाग है, यानी कि ये दुगना है। तो ये क्या हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी, ठीक है। ये कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, डेरिवेशन करा दे रहा हूँ, याद नहीं करना है, फिर निकालेंगे। तो तुम्हारा याद ना होगा। बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है। अब टोटल एनर्जी निकालो, दोनों को जोड़ो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, दोनों को जोड़ो, प्लस माइनस माइनस, दोनों को जोड़ो, टोटल एनर्जी निकालेंगे ना हम। अगर हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस, काइनेटिक एनर्जी हमारी ये है, पोटेंशियल एनर्जी मेरी ये, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके जब निकालते हैं टोटल एनर्जी तो क्या आती है, माइनस का m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू n स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है। और इसी से तो मैंने रिलेशन निकाला था सर, मेरा रिलेशन भी तो इसी से ही तो था। क्या रिलेशन था, टोटल रिलेशन मेरा क्या था, तो रिलेशन मेरा था काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस इज इक्वल टू माइनस पी अपन माइनस पोटेंशियल एनर्जी बटे, ये मैं तुमसे आज पूछा, ठीक है, ये तुमसे आज मैं पूछा था, ठीक है, ये हो गया।
फिर आगे इसकी वैल्यूज रखेंगे और आंसर पढ़ेंगे। आई है बढ़िया। उतार लिया। चलो अब देखो बच्चों, तो सखी ये मेरी टोटल एनर्जी का फार्मूला है। अब देखो जो तुम्हें खाली ध्यान रखना है वो ये है कि अगर तुम बच्चों टोटल एनर्जी में अगर तुम इस सब का मान लो, किस सब का मान देखो, m e स्क्वायर अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। इस सब का मान रखो तो आंसर आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन, 13.6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये वैल्यू सब यहां रखूं तो मेरी जो टोटल एनर्जी आई किसकी, इलेक्ट्रॉन की, माइनस 13.6 क्या बचा, जेड स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन, अरे यही तो बचा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इस सब की वैल्यू क्या आ गई 13.6, यहाँ क्या है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आती है मेरी क्या, टोटल एनर्जी। टोटल अगर मैं यही हाइड्रोजन एटम के लिए ले लूं, देखना जरा, अगर मैं किसके लिए ले लूं, हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में जेड का मान क्या होगा, जेड का मान एक तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाइड्रोजन एटम वैसे क्या होगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन
n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे मान लो तुमसे हीलियम पूछ लेता है, अगर हीलियम पूछ लेता तो Z की जगह 2 डाल दो, सेकेंड ऑर्बिट तो n की जगह 2 डाल दो, थर्ड ऑर्बिट तो n की जगह 3 डाल दो, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग इस सब से क्या निकाल सकते हैं सर, हम लोग इस सबसे टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उधर क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1, ये तुम्हारी एनर्जी, ऐसी एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ये उतार लिया। अब देखो बेटा, एक आता है तुम्हारा रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का मान क्या होता है, m e की पावर 4 अपॉन 8 h की घात 3 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू c, ठीक है। ये मान किसका होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट का मान होता है 1.09 इंटू 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 पर मीटर, ठीक है। अब क्या सर जी, हमें ये मान याद करना पड़ेगा, ये याद नहीं करना है सर, तुमको ये याद करना है, खाली 10 की घात 7 याद करना है, बाकी तुम्हें कुछ याद नहीं करना। अब देखो इसमें होगा कैसे, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे सर जी, टोटल एनर्जी, ये क्या लिखी है, टोटल एनर्जी। सर टोटल एनर्जी क्या यहाँ पर h की घात 3 है, नहीं है, नहीं है तो देखना m e की पावर 4 z स्क्वायर, क्या यहाँ h की घात 8 है, h की घात 3 नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक बार ऊपर गुणा एक बार, अब तो हो गया। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, क्या यहाँ c है, नहीं है, तो ऊपर गुणा और नीचे गुणा और साथ में क्या हो गया, n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये सब चीज कैसे बनेगी, ये बन गया माइनस m e की पावर 4 z स्क्वायर बाद में लेने दो, h c और z स्क्वायर अपॉन 8, क्या हो गया, 8 h की घात 3 8 h की घात 3 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c और इधर, तो देखो बच्चों ये पूरा मेरा क्या बन गया, माइनस को छोड़ दो, r बन गया, तो ये आया माइनस r, साथ में क्या है एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किसका फार्मूला आया, टोटल एनर्जी का, ठीक है। ये भी तुम्हें फार्मूला कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, कि ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब बताओ, मैंने कल पूछा था जो चीज न्यूक्लियस के जितने पास होगी उसकी एनर्जी उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, उतनी एनर्जी क्या होगी, जितनी दूर रहेगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, सही है। कल नहीं आया था तू क्या? कल ज्यादा बताई तो तुम्हारे कम बताई है। किसी एक का सही होना चाहिए। आज कितनी तारीख है? 7 है आज। 7 तारीख। कल संडे 8,
मंडे ट्यूसडे 10, वेडनेसडे 11, वेडनेसडे 11, बता लिया। खत्म कर रहा हूं, ठीक है। ये खत्म नहीं कर रहा। अब देखो बेटा, एक बात समझना, देखो मेरे पास न्यूक्लियस हो गया, उस न्यूक्लियस के एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा, ठीक है। कोई मेरे पास दो कक्षाएं हैं, मान लो सर ये कक्षा है N2, ये कक्षा कौन सी है और ये कक्षा कौन सी है, तो एक इलेक्ट्रॉन En2 से कहाँ आए, बल में, ठीक है। यहाँ एनर्जी, यहाँ एनर्जी, कहाँ एनर्जी ज्यादा, E2 पर ज्यादा थी, E1 पर आके एनर्जी क्या होगी, कम हो गई। एनर्जी कम होगी तो क्या निकलेंगे सर, फोटॉन्स। फोटॉन्स निकलेंगे तो फोटॉन की फार्मूला होता है Hc/, यानी कि उनका कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो होगा। अब सभी देखना कितनी एनर्जी कम हुई, पहले एनर्जी कितनी थी E2 से कहां आ गई E1, भाषण मारिए देखना, पहले एनर्जी कितनी थी E2 से कहां आ गई E1। देखो इसका जो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लेता, मान किसके लिए लेता, हाइड्रोजन एटम के लिए, या हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं लो, यहां पर मान लो कितना है ये Z है। तो देखना सर एनर्जी, ये एनर्जी तो है बेटा, अरे ये क्या है एनर्जी, फार्मूला देखो E2 में माइनस R क्या हो रहा है RHC साथ में Z² अपॉन कहां पर हुए 2 पर हुआ, तो N2 का देखो टोटल एनर्जी का फार्मूला ये तो है माइनस RHC माइनस R Z² अपॉन N²। कहां पर हूं अभी मैं, अरे जब 2 लिखा हूं तो कहां पर हूं N2 में। उसके बाद माइनस, फिर माइनस RHC Z² अपॉन कौन सा N1²। अरे सर जी यहां पर हूं तो ये एनर्जी है और यहां पर हूं तो ये एनर्जी है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है RHC, ये आया माइनस का N2², ये आया प्लस का N1। ये बेटा एनर्जी ही तो है, चेंज इन एनर्जी। अब एनर्जी कितनी है ये Hc अपॉन, तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो Hc अपॉन लैम्डा, यहां पर HC सर जी प्लस वाले को पहले लिख लो, 1/N1², 1/N2, Hc से तो 1/लैम्डा बराबर R 1/1² माइनस, क्या ये मैंने कहीं देखा है 12वीं में, ऐसा बिल्कुल देखा। R क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, और अगर हाइड्रोजन एटम तो Z की वैल्यू 1। मैं जिस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में आया 2 से आया हूं तो यहाँ 2 कहाँ आया हूं, ठीक है। इससे मुझे क्या निकलेगा कि कितने फोटोन की, कितने वेवलेंथ की फोटोन इससे बाहर निकली है, कितने, ठीक है। उदाहरण इतना R का मान हमेशा 10 की घात 7 लगाना, 10 की घात 7, ठीक है। जैसे 1.09 होता है ना, तो 1.09 को मत लिखना, खाली लगाना क्या लगाना 10 की घात 7।
हाँ रिलीज फ्री यहाँ पे क्या हो गया था? ये देखो सिंथेटिक है, इसके बीच में उतार लिया। कौन दे रहा है कौन दे रहा है बर्तन चल हाँ डिफरेंट बर्तन चल गया इसी हमारा सुपर प्लान है एक ही से तो एक से है उतार लिया। किनारा प्लान है जी स्क्रीन मानी उतार लिया। यस सर खत्म करो। तो ये फार्मूला हो जाता है 1/λ r/z² 1/n1² माइनस 1/n2। कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ मैं? 2 से 1 में। कहाँ से आ रहा हूँ? 2 से आ रहा हूँ 1 में। तब ये हो जाता है HC से SC कट गया। अगर सर जी इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ लेता, क्या पूछ लेता? फ्रीक्वेंसी। तो सर जी देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या सर? C/λ ही तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैं सिर्फ H काटता, सिर्फ क्या काटता? H। तो यहाँ पर खाली क्या बचता? C/λ क्या हो जाता है? न्यू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है? C/z² C/z² 1/n1² 1/n2। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी रिलीज होती है, और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी उसको मिल जाएगा एब्जॉर्ब करेगा तभी पहुंच पाएगा, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि लोअर ऑर्बिट्स के अंदर एनर्जी कम होती है, हायर ऑर्बिट्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो लोअर में कम होती है और हायर में ज्यादा होती है। अच्छा ये बताओ तुम लोग, नीट क्वालिफाई कितने को हो जाता है? कितने नंबर ले आए कि नीट क्वालिफाई हो जाएगा सर? कम से कम 550 तो कम से कम 550। सही बात है। 550 नंबर हो। सही है। और कोई बताए? पेपर क्वालिफाई और कोई बताए? 450 650। नहीं सर अरे क्या टॉपिक मौजूद है ए आप छोड़ो। 189 देखो बच्चों, 189
113 नंबर पर ओबीसी में नीट क्वालिफाई हो जाता है इस बार में 113 नंबर पर, ठीक है। 113 नंबर का मतलब ये हो गया 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सही है। 4 दिए हमारे 120 क्वेश्चन, 120 नंबर हो गए। 30 क्वेश्चन अगर तुम्हारे पूरे पूरे सही हैं, माइनस एक भी ना हो, ठीक है। 30 क्वेश्चन पे नीट क्वालिफाई हो जाता है, मतलब वो क्वालिफिकेशन ओबीसी के लिए है, ठीक है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए। ये इसलिए है कि अगर आप 113 नंबर अगर आपके आ गए तो आप किसी भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, और काउंसलिंग के साथ में आप चाहो तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ की कटाप अच्छी जाती है, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी तो अच्छे होते हैं, ठीक है, उनकी कटाप और भी हाई जाती है, ये चीज़ होती है। लेकिन अगर तुम जनरल में हो तो कटाप जाती है 144 एक लास्ट, ठीक है। अब सुनो, जैसे मान लो ओबीसी की कटाप बच्चों 113 नंबर है, तो सर एससी वालों को 113 113, ठीक है। 144 थी जनरल की, 113 ओबीसी, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। सर जनरल ओबीसी एक में आ गया और क्या, हाँ ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो ऐसे। ये बहुत कम नंबर हो गए, बहुत बहुत कम, इतने कम नंबर हो गए 6 सवाल को कि मुझे लगता है कि तुम अपने छोटे भाई को भेज दियो, वो 180 के 180 टिक्का मारे आ रहे तो आगे इतने नंबर आए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, तुम लोग सोचते हो कि तुम तुक्का मारोगे नंबर आ जाएंगे, तुक्का मारोगे नंबर नहीं आ सकते, समझे, और माइनस में चले जाओगे। नहीं तो ऐसे तो आराम से क्वालिफाई हो जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो किसी बच्चे के नंबर ओबीसी में है और उसके 112 आए, ठीक है, कटार कितनी गई 113, तो वो इस भारत देश में अगर रहता है तो पूरी दुनिया में कहीं डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर तुम कुछ बच्चे के हम विदेश जाओगे तब भी नीट क्वालिफाई कंपलसरी है, इंडिया में करोगे तब भी नीट क्वालिफाई कंपलसरी है। अगर कोई बंदा तुमसे ये बात बोलता है कि अरे तुम्हारे 112 नंबर है, एक नंबर तो कम है, कोई बात नहीं मैं एडमिशन करवा दूंगा तुम्हारा, तो समझो तुम ठगे जा रहे हो और लंबे ठगे जा रहे हो। कॉलेज वाले से तो तुमसे पूछवा देगा, तो कॉलेज वाला भी कहेगा हाँ 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 ले लेंगे एडमिशन, क्यों, क्योंकि कॉलेज वाला खुद ठग रहा है तुमको, वो पैसे समझे। पता चली 4 साल बाद तुम्हें जाली मार्कशीट उसने कमाई दी और तुमसे रुपया भी ऐंठ लिए और मार्कशीट भी जाली कमाई दी। तो ये अगर कोई भी बंदा नीट क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, तो वो इस भारत देश के अंदर डॉक्टर नहीं बन सकता, चाहे एक ही नंबर कम हो कुछ हो। अभी जैसे कुछ केस अभी मैंने देखे थे, कुछ केस देख रहा था मैं, शायद गुजरात के थे, मध्य प्रदेश के थे। उसमें क्या हुआ था, वो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं थे, ठीक है। नीट क्वालिफाई का मतलब जैसे 113 नंबर है तो किसी के 110 हुए, किसी के 112 नंबर हुए, ठीक है। तो कॉलेज वालों ने ये सोचा कि कट ऑफ नीचे गिरेगी, कट ऑफ कहाँ गिरेगी, नीचे, कट ऑफ नीचे गिरेगी तो इनको एडमिशन ले लेंगे। अपने यहाँ उन्होंने सोचा, कॉलेज स्कूल बच्चों से कह दिया कि नहीं एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। बच्चों ने एडमिशन ले लिया, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, पेपर भी होते रहे, है बाद में तुम तो डॉक्टर ना आए। अब वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट भागे, इधर उधर भागे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्होंने क्या किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने खास साफ मना कर दिया, बोले तुम डॉक्टर नहीं हो, क्योंकि तुम क्वालिफाई करके ही नहीं आए थे, तुमने किस बेस पे एडमिशन ले लिया। सही है, तो ये तो अगर कोई तुम्हारे साथ का भी कोई बंदा हो और जो इस प्रकार से बातें करे
ठीक है, साथ में जेल में डाल देगा उसको। तो हम मूर्ख नहीं है। क्या डालेगा, जेल में कर देगा, बोले तुमने चलाया। किसे जेल में कर देगा, मतलब जो बच्चा जाएगा अभी 10-15 मिनट जो बाहर घूम रहे थे उसका भुगतान कौन करेगा, हाँ हैं? वही तो एक नंबर लेके जा रहे हैं 10 सही है, चलिए क्वेश्चन है एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कौन से एन, एन भी तो कई प्रकार के होते हैं, हाँ यहाँ पे एन दिया है पोलराइजिंग शीट। ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों लोग, तो तुम इस चीज को ध्यान रखना, सही है। ये किसी के साथ में भी, जैसे एक बच्चा था लास्ट ईयर, वो मेरे से बोला, वो मेरे पास में आया, बोला सर उसके 1 नंबर कम था, 112 नंबर उसके आए थे। बोला सर मेरे 112 नंबर हैं और मुझे एडमिशन मिल जाएगा। मैंने कौन सा कॉलेज तेरा एडमिशन ले रहा है, तो बोला मैं बहुत कॉलेज में बात करके आऊँ, सब एडमिशन ले रहे हैं। महान कॉलेज। और उसने बरेली के ही कॉलेज बताए, तो मैंने कहा बेटा तू ठगा जा रहा है, बोले नहीं सर कन्फर्म ले रहे हैं एडमिशन सर तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने किसी एक कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, पैसे उसे जमा कर दिए, एडमिशन लिया। फिर मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा तू कभी लखनऊ गए तुम, बोले सर लखनऊ, मैंने कहा अपने साथ वाले देखना जो भी तेरे साथ को पढ़ रहे हों, जो नीट क्वालिफाई है उनसे पूछना। काउंसलिंग होने के बाद में जब तुम्हारा कॉलेज कंफर्म हो जाता है, उसके बाद में सभी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग यहाँ नहीं होती है, लखनऊ होती है। सही है, बीएमएस की बता रहा हूँ मैं, लखनऊ होती है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप लखनऊ जाते हो, लखनऊ में आपके एक एक डॉक्यूमेंट चेक होता है, फिर वहाँ पर, ठीक है, और कुछ फीस जो कटती है, फिर तुम आके अपने कॉलेज आओगे, फिर कॉलेज में आके फीस जमा करोगे, वहाँ से वेरिफिकेशन लेने के बाद। हमने कि तुम वहाँ गए, बोले नहीं वहाँ नहीं गए। तो हमने जब वहाँ गए नहीं, तुम्हारे क्लास के देखना सब बच्चे गए हैं, तो बोले हाँ क्लास के सब बच्चे गए सर, मैं नहीं गया हूँ। तो मैंने जब तुम गए नहीं, तो तुम वहाँ पर वेरिफिकेशन तुम्हारा हुआ ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं हुआ, तो तुम्हारा एडमिशन ही नहीं हुआ है। अब उसने ये बात कॉलेज वालों के सामने कही, कॉलेज वाले ने मान ली वास्तव में तेरा एडमिशन नहीं हुआ है, पैसे नहीं तो पैसे वापस कर दिए, बच्चों को पढ़ा पैसे के लालच में ठीक कर है, लेते हैं। तो पैसे वापस कर दिए। तो लेकिन बहुत टाइम बाद पैसे वापस हुए ना उसके, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर मान लो बच्चा 1 नंबर चुरा ही गया था, अगली साल को फिर तैयारी करता, अब उसका दिमाग ना इधर का ना होगा उधर का ना, उसके पैसे फंस गए। ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें पड़ जाती हैं, ठीक। तो मेहनत से पढ़ाई करो। कल क्या है तुम्हारा, संडे, संडे। ठीक है, परसों क्या है, मंडे। सर क्वेश्चन नंबर 12 पैदल आया